कक्षा 10 NCERT कक्षा 10 विज्ञान। चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनिए। नंबर 1, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलन एक उदाहरण है। तो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलन एक उदाहरण है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg और प्लस वायु में जलन का मतलब है कि मैग्नीशियम Mg की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम और इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ये हो गया मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। तो ये बन जाएगा MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि MgO इसलिए बनेगा क्योंकि MgO2 नहीं लिखेंगे, इसको MgO लिखेंगे, क्योंकि Mg पर 2 आयन होता है और इस पर भी माइनस के 2 आयन और 2 आयन ये बैलेंस होके MgO हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका विकल्प नंबर 2 सही है, यह रासायनिक परिवर्तन है। विकल्प नंबर 2 सही है, रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 2, बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 2, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है या संपन्न नहीं होती है, या अत्यधिक तीव्र होती है या निम्न गति से होती है। तो इसका मतलब है जब उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसका विकल्प नंबर फर्स्ट ही सही है, विकल्प नंबर फर्स्ट ही सही है। इसमें दिया है यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया तो संपन्न हो जाती है। ये पहला विकल्प इसका ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न 3, 2FeCl3 और 2H2O, 2FeCl3 फेरस, इसका वो ये होगा फेरिक क्लोराइड, और ये 2H2O और प्लस इसकी जगह रख दिया है Y, और 2FeCl2 और H2SO4 और प्लस 2HCl। तो यहाँ बाई रासायनिक अभिक्रिया में बाई क्या है, तो बाई देखना है बाई क्या है। तो देखते हैं इधर क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या है। तो 2Fe इसी तरीके से लिख लेंगे, Cl3 और 2H2O और प्लस, और इधर देख लें ये 2FeCl2 है और H2SO4 और प्लस 2HCl।
तो इधर कहीं भी एस नहीं है इस फॉर्मूले में, कहीं भी, लेकिन यहाँ पर SO4 है, SO4 है। तो इस विकल्प में हम ये देखेंगे कि अपने कौन से फॉर्मूले में S है। तो इन दो फार्मूलों में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और H2S, इन दोनों में S है। तो फिर देखना हमको ये होता है कि H भी देखना होता है। इधर H ज़्यादा होंगे, गिनते हैं 2 H ये गए और 2 H ये हैं, तो 2 और 2 4 H हो गए। पर इधर के H कितने हैं, इधर कितने हैं 2 H, 2 दूनी 4 H, 2 दूनी 4, और इधर पे कितने हैं 2 और 2। तो इसका विकल्प नंबर H2S ठीक है, H2S विकल्प नंबर H2S ठीक है इसका। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 4, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फाइड या अमोनियम ऑक्साइड या गंधक। तो चेक करते हैं रिएक्शन को सॉल्व करके। क्या दिया है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, नंबर 4 है रिएक्शन NH3 अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हो जाएगा NH4Cl। ये एक संयोजन अभिक्रिया है, इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे या योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको, या इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। और ये NH4 ये होता है अमोनियम NH4 ये प्लस आयन होता है इस पर, और Cl माइनस आयन। तो इसको जब बोलेंगे ये क्लोराइड होता है, ये अमोनियम, तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। ये एक संयोजन अभिक्रिया है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, पूरा क्लियर करके, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 था, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन के संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है, अमोनियम यानी NH4 और क्लोराइड Cl। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 5, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है। नंबर 1 फेरस सल्फेट, नंबर 2 फेरिक क्लोराइड, और नंबर 3 हेमेटाइट, और नंबर 4 नंबर डी फेरिक ऑक्साइड। तो किसका वियोजित रूप है। तो पहली कंडीशन ये है कि इसमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड किसका वियोजित रूप है। तो इसमें क्या होगा, ये फेरिक क्लोराइड ये अपना होता है अपना FeCl3 फेरिक क्लोराइड। तो FeCl3 से इसमें कहीं क्लोराइड नहीं आ रहा, पहले ये करना होता है अपने को क्लियर। कहीं भी फेरिक क्लोराइड वगैरह कहीं नहीं लिखा, तो ये अपना हो नहीं सकता, क्योंकि ये FeCl3 इसका फॉर्मूला होगा। तो इसमें क्लोराइड कहीं नहीं आ रहा,
इसमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आ रहा है, तो हेमेटाइट नहीं हो सकता और फेरस ऑक्साइड नहीं हो सकता। ऑप्शन अपना ये सही है इसका, फेरस सल्फेट। अब ये कैसे सही है इसको अपने रिएक्शन में समझते हैं। फेरस सल्फेट, फेरस FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट। और क्या किया जाता है कि फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमारा क्या क्या बन जाता है, ये बनता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, Fe, फेरिक ऑक्साइड। तो FeO इस तरीके से लिख लो, O पर कितने होते हैं आयन, 2, तो Fe2 कर दो, Fe2 और O3 कर दो। फेरिक ऑक्साइड का ये हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और प्लस लगाओ, नंबर 2 पे क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र और ऑक्साइड SO2, सल्फ़र और O पर 2 हैं, O के 2 परमाणु हैं, तो इसको डाइऑक्साइड बोलेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और नंबर 3 पे दिया था फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र का मतलब S और O, ट्राई का मतलब 3 O, तो सल्फ़र और O 3, तो ये हो गया सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को बस बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे Fe2 हैं और यहाँ Fe1 है, तो रिएक्शन बैलेंस करना हमने एक वीडियो में सिखा चुके हैं हम। सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आसानी से अपनी रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। इसको यहाँ 2 नंबर लिख दें, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो Fe2SO4, अब चेक कर लें हर चीज़ बराबर होगी यहाँ पे अपना। Fe2 हो गए तो Fe2 हो गए। अब S कितने हो गए, 2, S 2 हैं, तो देखिए एक S ये रहा और एक S ये, S 2 हो गए। O कितने हैं, 4 दूनी 8, 8 O हैं, तो 3 O, 2 O और 3 O, 3 और 2 5 और 3 8 O, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। और ये मालूम पड़ा हमें कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है, और ये एक वियोजन अवक्रिया या अपघटन अवक्रिया है। ये वियोजन अवक्रिया होती है, वियोजन अवक्रिया, इसको अपघटन अवक्रिया भी बोलते हैं। ये अपघटन अवक्रिया भी कही जाती है। तो इसका विकल्प नंबर 5 का पहला ही फेरस सल्फेट सही है। और यह है रासायनिक अवक्रिया का वह प्रक्रम जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन एवं मूलक पर परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद निर्मित करता है, कहलाता है। तो ये उभय अपघटन नहीं होगी, ये अपघटन अवक्रिया नहीं होगी। और ये आयन शब्द इसमें दिया हुआ है प्रश्न में, तो समझ जाएंगे ये आयनिक वियोजन अवक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है। प्रश्न नंबर 7, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अवक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मूल अनुपात होता है। तो ये सरल है काफ़ी। जल का फॉर्मूला लिख ले पहले, H2O। तो देखें इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के गैस का मूल अनुपात निकालना है। तो हाइड्रोजन के इसमें दो अणु हैं, 2 परमाणु हैं, और अनुपात ऑक्सीजन की 1, तो इसका 2:1 विकल्प नंबर B सही है। प्रश्न नंबर 8
8 निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा, इसमें कोयले को जलना ये भौतिक परिवर्तन दे रहे हैं, लेकिन इसको सही बता रहे हैं, पर ये सही विकल्प नहीं है। लेकिन इसको यहाँ किताब में इसी को सही बताया गया है, पर ये सही नहीं है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाना और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना, कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया जाता है, ये CaCO3 इसको गर्म करते हैं तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये CaO और प्लस CO2 होता है। लेकिन इसमें ये है तो हम इसी पे लगाते हैं टिक। विकल्प नंबर 9 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, पहला ही सही है। उत्पाद कहते हैं, उत्पाद तो अभिकारकों को मिलने से या अभिकारकों के टूटने से जो बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी ये सभी गलत हैं, तो अभिकारक कहते हैं, ये सही है। विकल्प नंबर 10 रासायनिक समीकरण लिखने में चिन्ह, इस तरीके का ये चिन्ह होता है, ये किसका प्रतीक है। तो ये दिखाता है कि जिस सूत्र के आगे भी ये लगा होता है उसका मतलब होता है कि वह गैस अवस्था में है। जैसे हाइड्रोजन H2, तो इसके आगे ये लगा सकते हैं। O2 ऑक्सीजन, इसके आगे भी अपने ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में होते हैं। तो ये गैस अवस्था का चिन्ह है, तो इसका विकल्प नंबर 10 का ए ही ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं विकल्प नंबर 11 सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाई गैस का बनना उदाहरण है। तो सल्फर का वायु में जलना इसका मतलब है सल्फर S, वायु में जलना यानी O2, तो ये बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो कैसा है, ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, दोनों का संयोजन से एक बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये योगात्मक अभिक्रिया है, या इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो इसका योगात्मक अभिक्रिया पहला ही सही है। विस्थापन फिर आगे नहीं पढ़ते, विस्थापन की वियोजन के अपघटन, इसका कोई मतलब नहीं है, ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया इसका। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो H2 गैस होती है और गैस का सिंबल G होता है, और O2 ये भी गैस होती है, इसका भी सिंबल G होता है। तो इनके आगे L लिख दिया है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये गलत है। ये H2 गैस होती है और O2 भी गैस होती है, यहाँ भी गलत लिख रखा है। और फिर ये H2O लिक्विड होता है, ये तो ठीक है, द्रव होता है, तो इसको L लिखेंगे इसके आगे। अब H2 गैस, O2 गैस और ये H2OL यानी लिक्विड, ये द्रव बन जाता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिलने पर लिक्विड यानी द्रव बन जाता है, जिसे जल बोलते हैं H2O। तो अपना विकल्प नंबर C सही है। बहुविकल्पी प्रश्न 13 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, जिनमें से ऊष्मा मुक्त होती है या जिनमें से जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है या उत्सर्जित होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में पानी डालने से क्या होता है कि उसमें से ऊष्मा निकलती है। जो कलई होती है उसमें पानी डालो तो उससे ऊष्मा निकलती है, यानी वो गर्म हो जाती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। पहला ही विकल्प सही है 13 का। 14 विकल्प नंबर 14 ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी उसका उल्टा होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है या वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। वह अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा या तो देनी पड़ती है या जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये गलत है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। और ये ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ये अभिक्रिया सही है कि ऐसी अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए उन्हें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 15 चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ है। तो चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना पत्थर बोलते हैं। चूना पत्थर। तो चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के द्वारा ठोस पदार्थ कौन सा मिलता है? तो CaO और प्लस CO2 ये बन गई अपनी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और CaO ये ठोस पदार्थ है, इसको सॉलिड लिख सकते हैं इस तरीके से। तो CaO मिला, तो अपना हो जाएगा इसका CaO। विकल्प नंबर 15 का C सही है। 15 का विकल्प नंबर C सही है, CaO। नंबर 16 ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती। तो ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती हैं पर आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत तरीके से दिया है कि ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती, संक्षारित होती हैं पर आसानी से संक्षारित नहीं होती। क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो इसमें दिया है सोना, तांबा, लोहा, चांदी। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, सोना, जिसको हम AU लिखते हैं, गोल्ड, AU जिसका फॉर्मूला होता है। अगर इन चारों विकल्पों में से अगर ये सोना ना होता, ये 3 होते और एक और होता, एक होता प्लैटिनम, PT, प्लैटिनम। तो ये प्लैटिनम भी ऐसा होता है जो आसानी से संक्षारित नहीं होता। अगर ये गोल्ड इसमें विकल्प नहीं होता तो उसकी जगह अपने प्लैटिनम को सही कर देते हैं। और विकल्प नंबर लास्ट है 17, ये लिखा है चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। तो नंबर ए दिया है अमोनिया जिसका फॉर्मूला NH3 होता है। और कह रहे हैं नाइट्रोजन, ये N नाइट्रोजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। तो इसमें से नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली हो या कोई भी जो पैकेट बंद वस्तुएं होती हैं उनको ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसका ये याद करना पड़ता है, ये विकल्प इसका B सही है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जिससे क्यों भरी जाती है? क्योंकि जो भी उसमें खाद्य पदार्थ भरा जाता है तो वह लंबे समय तक संरक्षित रहे और बेकार ना हो।